हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में बात करने वाले फीटल हाइड्रॉप और आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के वगैरह के बारे में। तो आरएच इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फीटल हाइड्रॉप्स क्या होता है? फीटल हाइड्रॉप्स होता है एडीमा। हकीकत में एडीमा के नाम पे एफिजन हो सकता है और जनरलाइज एडीमा हो सकता है। तो एफिजन के नाम पे कौन कौन सकते हैं? प्लूरल एफिजन हुआ, पेरिकार्डियल एफिजन हुआ या फिर एसाइटिस हुआ। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इनमें से दो एफिजन है। तो इसी तरीके से किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे हम? इस तरीके से उस कैटेगरी में डाल देंगे फीटल हाइड्रॉप्स की। यदि मान के चलिए इनमें से दो ही एक ही इन्फ्यूजन प्रेजेंट है तो हमें जनरल एडीमा चेक करना पड़ेगा। एनएसआर का कहते हैं इसको, एनएसआर का। और उससे फिर हम किस में डाल देंगे? फीटल हाइड्रॉप्स की कैटेगरी में डाल देंगे। ये इसके नाम पे क्या करते हैं तरीके से, मतलब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं एनएसआर का या जनरल एडीमा को? तो हम क्या कहते हैं तरीके से एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे हम डिटेक्ट करते हैं। उसमें क्या देखने को मिलता है? होलो साइन या बुद्धा साइन। ये तो बुद्धा आपने देखेंगे तरीके से बहुत एक तरीके से मोटे मोटे बाल रहते हैं हकीकत में उनकी बिल्कुल ज़्यादा ऊपर। अब उसको क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, हकीकत में बुद्धा की अपने इमेज करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा साइन देखने को मिलता है एक तरीके से बहुत ही मोटी मोटी स्किन मिलती है। तो 5 mm से ज़्यादा थिकनेस वाली स्किन देखने को मिलती है। तो ये होता है हमारा फीटल हाइड्रॉप्स को दर्शाती है। इसके कॉज के नाम पे एक तरीके से जो कॉज आते हैं वो दो तीन प्रकार के कॉज हो सकते हैं। तो कार्डिक कॉज हुआ हमारा, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कार्डिक फेलियर हुआ, जैसे एडीमा डेवलप हो जाता है कार्डिक फेलियर से, हम जानते ही। बाकी एक तरीके से इन्फेक्शियस कॉज है, जैसे पार्वोवायरस B19 एक इन्फेक्शियस कॉज है। उसके अलावा अल्फा थैलेसीमिया में कंसीडर करी थी हमने एक तरीके से HB4 वाली थी ना। तो एक तरीके से वो एक तरीके से बीटा 4 वाली स्थिति थी ना हकीकत में, अल्फा की चेन बनी नहीं रही। तो अल्फा थैलेसीमिया था ना, उसमें एक तरीके से फीटल हाइड्रॉप्स डेवलप हो जाता था। ये चीज़। तो उसके अलावा एक और कंडीशन आ सकती है, जैसे आपका तरीके से मोनोसोमी एक्स होती है, उसमें तरीके से क्या तरीके से डेवलप हो सकता है आपका नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स। ये और कहाँ आते हैं इम्यून हाइड्रॉप्स की बात करके चलें तो उस तरीके से उसको लेके हमारी कंडीशन जो याद आती है वो याद आती है। एक ही जो मेन आपको याद रखनी है, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी। और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। और हम बात करके चलें तो आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी का ही चैप्टर है मेन, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आरएच वाले केस की बात करते रहे तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस के नाम से पढ़ा होगा आपने ज़्यादा। उसमें क्या होता है, जो पहला बच्चा होता है वो क्या होता है? स्पेड रहता है। किस में होता है ये चीज़ कि आरएच नेगेटिव मदर होनी चाहिए। जरूर याद रखिए, आरएच नेगेटिव मदर होनी चाहिए और आरएच पॉजिटिव बच्चा होना चाहिए। ये तो उसमें क्या होगा, पहला बच्चा जो होता है वो एक तरीके से नॉर्मल पैदा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखने को मिलती। लेकिन दूसरा जो बच्चा होता है, क्या पढ़ाते हैं ऋतुर्भाषा फर्टिलिस में, कि पहला बच्चा जो होता है वो स्पेड रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दूसरे जो बच्चा होता है उसमें केस में आपको हीमोलाइसिस देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। जैसे कारण क्या होता है, इस तरीके से न्यूनेटल जॉन्डिस हुआ, एक तरीके से फीटल हाइड्रॉप्स हुआ, जैसे हम बताइए चर्चा करी, वही तरीके से सिम्टम डूजोली देखने को स्पीनोमेगाली हुआ, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये आरबीसी हीमोलाइसिस होता है मेन तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर हकीकत में। उसमें जो कारण, जिसका जो कारण कहा जाता है कि तरीके से पहले बच्चे में डेवलप नहीं होता है, तो ये कारण कहा जाता है कि जो उसमें जो एक तरीके से जो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या है कि एक तरीके से एक्सपोजर होना ज़रूरी है फीटल ब्लड का, क्योंकि एक तरीके से एंटीबॉडी का डेवलप हो गया जब एक्सपोजर हुआ ब्लड का। तो अब मान लीजिए एक्सपोजर कब होता है ब्लड का? क्योंकि कोई किस तरीके से इन्वेजिव प्रोसीजर हो, जैसे अबॉर्शन हो रखा हो, मान लीजिए पहले बच्चे में भी संभावना रही है, मान लीजिए अबॉर्शन हो रखा है, तो एक तरीके से पहले बच्चे में भी संभावना रहेगी कि क्या एक तरीके से डेवलप हो जाए उसका, क्या एक तरीके से क्या डेवलप हो जाए हमारा। तो कहता है पहले बच्चे के लिए में डेवलप होने के लिए एक्सपोजर होना चाहिए, एबॉर्शन हो रखा हो, तो कुछ में कोई तरीके से प्रोसीजर हो रखा हो, जिससे हीमरेज हो रखा हो, जिसके कारण डेवलप होता है। यूजुअली हमारा एक तरीके से जो है आरएच एंटीबॉडीज़ बनती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये तो अब मान लीजिए पहला बच्चा है तो उसके केस में मान लीजिए कुछ लेवल पे हेमरेज हुआ भी है। जैसे ज़्यादातर क्या है कि तरीके से जो आप डिलीवरी करा रहे हैं उस प्रोसीजर में हेमरेज होता है, तो आप डिलीवरी करा रहे हैं उस प्रोसीजर में हेमरेज हुआ भी, तो जो पहली एंटीबॉडी बनती है वो IgM एंटीबॉडी बनती है, जो कि प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाती। हाँ, जिसके कारण हम हकीकत में आसानी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। हकीकत में खाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जो हमारा ब्लड, इसलिए जिसके कारण क्या होता है कोई भी एक तरीके से उसके फीटल हाइड्रॉप्स वाले सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये
लेकिन दूसरे बच्चे में क्या होता है, दूसरे बच्चा आने तक क्या है, तब तक क्रॉनिक स्टेज आ चुकी होती है और आईजीजी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होती है। तो आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है हकीकत में, और वो क्या करती है, तरीके से हीमोलाइसिस करती है बच्चे के अंदर, जैसे हम सारे तरीके से जॉन्डिस वगैरह हुआ, हाइड्रोस हुआ, इस तरीके से देखने को मिलता है। ये बात आ गई। अब इसमें बात करके चलें हकीकत में कि अबॉर्शन के केस में भी बात करें चले, तो अबॉर्शन के केस में भी तो प्रोफाइलिसिस ज़रूरी है। तो इसमें जब मैं थोड़ा पॉइंट बताता हूँ, यदि अबॉर्शन के केस में यदि 12 वीक से पहले आपने अबॉर्शन करा लिया तो यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर हकीकत में बहुत छोटे मोटे लेवल का अबॉर्शन होता है, ज़्यादा हीमरेज नहीं होता है। प्रोफाइलिसिस देखना होगी तो 50 मिलीग्राम 50 माइक्रोग्राम के हिसाब से दे देते हैं RHD। ये 12 वीक के बाद हुआ है तब हमें ज़रूरत पड़ती है आर एस प्रोफाइलिसिस की। ट्रेडिंग पे इसमें 300 जो बोलती है नॉर्मल जो 1.5 की याद है 300 माइक्रोग्राम वाली, वो ही हम देते हैं उसको। ये चीज़ है। अब बात करके चलें एक तरीके से, तो दूसरे बच्चे में सिंड्रोम डेवलप हो गया, तो अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्या करेंगे, यदि आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एंटीनेटल चेकअप तो करते ही हैं ना, कोई ना कोई चेकअप कर रहे हैं, चेकअप के नाम पे क्या करते हैं इस तरीके से, सबसे पहले चेकअप किया आपने, एंटीनेटल चेकअप, आपने ब्लड ग्रुप की स्कैनिंग की कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो अब ब्लड ग्रुप आपने पता कर लिया मदर का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो मैंने पता कर लिया, लेकिन उसके बाद आप ये भी पता करना है ना ब्लड के बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पता करने के लिए अब फादर का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, यदि फादर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो तो बच्चे को भी नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसका पॉजिटिव है तो उसमें एक तरीके से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक तरीके से संभावना है कि बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो। तो उस केस में क्या करते हैं, एक तरीके से हम इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करता है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट का क्या रोल होता है, इनडायरेक्ट को कहते हैं इसको, क्योंकि ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, एंटीजन डिटेक्ट नहीं करता है। तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ तो हम मदर के अंदर देखेंगे कि एंटीबॉडी तो डेवलप नहीं हो गई है, RH एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो गई है, ये इसको चेक करते हैं। यदि मान के चलिए नेगेटिव है तो हम उसकी थोड़ी सी रिपीट स्क्रीनिंग कराते रहेंगे। बोला गया था ये फर्स्ट बच्चा ही है, ये पूछेंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री है ना फर्स्ट बच्चा निकल गया, फिर एक तरीके से उसमें नेगेटिव आ रही है, तो उससे ही पता लग रहा है कि तरीके से फर्स्ट बच्चा ही है, ये तरीके से फर्स्ट बच्चा वाला ही ट्रीटमेंट होगा ना, वो फर्स्ट बच्चे वाला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसे रिपीट कराएंगे, देखेंगे कि ये तरीके से कहीं बढ़ तो नहीं गई, तो फिर एक तरीके से हमारा मामला बदल जाता है। मान के चल बढ़ गई तो फिर प्रोफाइलिसिस नहीं रहेगा, फिर वो ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। यदि मान के चल नहीं बढ़ी, सेम नॉर्मली नेगेटिव पे, तो हकीकत में फिर हम जाएंगे प्रोफाइलिसिस पे। प्रोफाइलिसिस को देखना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे के बच्चों में डेवलप हो जाए, क्योंकि ये बच्चा तो रिस्क फ्री था, लेकिन आगे का बच्चा रिस्क फ्री थोड़ी ना रहेगा। हाँ, तो मान के चले इसमें क्या नाम है, प्रोफाइलिसिस के नाम पे 2 चीज़ें आती है। पहली बात ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आते हैं 2 पॉइंट आते हैं। ये तो वो वाला जो एंटीनेटल प्रोफाइलिसिस होता है, उसका एक तरीके से डिलीवरी के बाद वाला प्रोफाइलिसिस भी होता है। 2 प्रकार के प्रोफाइलिसिस होते हैं। नॉर्मल जो पढ़ते हैं एक तरीके से, जो पहला पढ़ा होगा आपने, या तो डिलीवरी के टाइम वाला प्रोफाइलिसिस पढ़ा होगा कि इसमें, लेकिन हम एंटीनेटल प्रोफाइलिसिस भी करते हैं। तो एंटीनेटल प्रोफाइलिसिस क्या करते हैं, 28 वीक्स के बाद करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक तरीके RH एंटीबॉडी देते हैं, कितनी तरीके से 300 मिलीग्राम RH एंटीबॉडी देते हैं। इस RH एंटीबॉडी देने का क्या उद्देश्य होता है हमारा, RH 300 माइक्रोग्राम IM देते हैं, याद रखना 300 माइक्रोग्राम IM डोज याद रखना। और इसका क्या उद्देश्य होता है, तो ये भी क्या है कि RBC मैनेजर एक्सपोजर हो गया, ब्लड से आया तो सीधे एक प्रोसीजर लंबा होता है, जब भी आप देखेंगे इम्यूनिटी डेवलप होने का। तो उसमें क्या है कि तरीके से जब भी इम्यूनिटी यदि मैनेजर जो है हमारी एंटीबॉडीज़ को सीधे यदि वो दी जाएगा, तो वो सीधा उसको पकड़ ही लेंगे ना, इस तरीके से ग्रैब कर लेंगे। ग्रैब कर लेंगे तो जो मेन इम्यून सिस्टम था, जिसमें तेरी सारी चीज़ें डेवलप होती थी, वो नहीं होंगे ना। क्योंकि पहली बात तो जो RBC का एक्सपोजर होगा वो कभी भी उस लेवल पर ज़्यादा नहीं होता है। जो RBC का एक्सपोजर होता है वो बहुत छोटे लेवल पर होता है, जिसके कारण क्या है कि आपको हाइड्रॉप्स देखने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि RBC का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मदर के अंदर दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो छोटे लेवल का देखने को मिलेगा। वो इस तरीके से छोटी मोटी RBC है, उसने ग्रैब कर लिया, इस तरीके वो माइक्रोफाज वगैरह लेके स्प्लीन तक ले गई, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इस तरीके से खाली क्लीनिंग वाला प्रोसीजर होगा, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस तरीके से सेना खड़ी नहीं हो रही है, इस तरीके से ये लगा लीजिए। बस खाली बात जो था, छोटे मोटे दुश्मन थे, आपने ग्रैब कर लिए पकड़ के, और इस तरीके से उसको मार दिया। ये नहीं कि हमने सेना खड़ी कर दी, सेना खड़ी करना का मतलब प्रोसीजर लंबा रहता है। ये चीज़ है इसमें क्या, तो इसमें क्या ये चीज़ होती है। अब इसके अलावा क्या करना, मान लीजिए डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी से पहले डिलीवरी 20 से 32 वीक्स देते हैं। तो इस तरीके से आदमी बच्चे डिलीवरी हो गई ये, तो इसमें क्या होते हैं,
तो डिलीवरी होने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो बच्चा था अभी भी तक हमें पता नहीं है कि वो RH पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे में तो डाला हुआ ही नहीं ना, ये भी रीजन है। तो डिलीवरी के बाद मान के चलिए बच्चा RH पॉजिटिव ही निकला, तब हमें थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो हुआ ही होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मदर को और दे देंगे क्या, इस तरीके से क्या चाहिए, हम 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या करेंगे, RH एंटीबॉडी जो एंटी RH डी देते 300 माइक्रोग्राम आइए ये फिर दोबारा दे देंगे। यदि को बच्चा RH नेगेटिव है, वरना कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका उस समय कुछ करने का, इसलिए हम नहीं देते हकीकत में। ये बात आ गई। तो ये चीज़ है। तो ये जो दूसरा वाला स्टेप जो करा जाता है इस तरीके से डिलीवरी का टाइम देने वाला, वो जाता है दूसरे बच्चे की रक्षा के लिए किया जाता है। पहला वाला हम उस बच्चे की रक्षा के लिए देते हैं जाता है, उस बच्चे की प्रोफाइलिस के लिए। मान के चले सभी चीज़ें सही है, मान के चले आज जो है हमने टेस्टिंग करी और वो क्या है तरीके से इम्यून जो होता है ना ICT टेस्टिंग करी, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, वो पॉजिटिव निकला। तो पॉजिटिव निकले के नाम है बस खाली पॉजिटिव आना जरूरी नहीं है, हम टाइटर भी चेक करेंगे। टाइटर की मतलब कि कितना है, जब कूम टेस्ट के लिए करेंगे तो टाइटर भी बताया जाता है वो। तो टाइटर के नाम पे क्या देखेंगे हम 1/16 रेशियो याद रखना, 1/16 से कम है कि 1/16 से ज़्यादा है। यदि 1/16 से कम है, हाँ, तो एक तरीके से उसको कम रिस्क है थोड़ा सा इस तरीके से डेवलप होने का, तो उसकी तरीके से रिपीट टेस्टिंके करेंगे। यदि उसका ज़्यादा हो गया तो इस तरीके से ज़्यादा वाले कंसिडरेशन में वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे उसका। यदि इस तरीके से उसका रिमेन ही रहता है लो, तो उसके लिए उसकी डिलीवरी करा देंगे टर्न पे। प्रोफाइल ऐसे इसमें नहीं देंगे क्या, क्योंकि डिजीज़ तो डेवलप हो गई, जो डिजीज़ डेवलप हो गई तो प्रोफाइल ऐसे का ही मतलब है ये चीज़ है। तो इसमें उसकी डिलीवरी करा देंगे, कोई प्रोफाइल ऐसे नहीं दिया जाता। लेकिन यदि ICT डेवलप हो गया है, हाँ ये पॉइंट जरूर याद रखना जो मेरे बताया, आप प्रोफाइल से नहीं देंगे। कोई ज़्यादा ये है कि डिजीज डेवलप नहीं होगी तो फिर प्रोफाइल देना पड़ेगा, नए टाइम में दे रहे हैं इसमें जो और ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रोफाइल नहीं देंगे। प्रोफाइल को मान के प्रोफाइल को ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि इस केस में आप देखें तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट तो ही है ना उसकी, मान लीजिए आपने और दे दिया पर्टिकुलर, तो ज़बरदस्ती मात्रा बढ़ जाएगी ना उसकी, ज़बरदस्ती फालतू में एंटीबॉडी का क्यों बढ़ा रहे हैं। पहले से ही है, यदि मान के चलो RBC आएंगी भी तो डिस्ट्रेक्शन कर देंगे उसका। जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ रही, उतनी है जितनी हमने चाहिए हकीकत में। मदर की भी तो बचाने की जरूरत है ना हकीकत में, ऐसा है ना खाली बेबी को बचाना जरूरी है, मदर में काय को ओवरलोड कर रहा है एंटीबॉडीज का, ये है ना। तो उसमें ये चीज़ें तो मान के चला वो उसकी मात्रा ज़्यादा है, पर्टिकुलर 1/16 जो होता है जैसे टाइटर उससे ज़्यादा है उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, USG करेंगे। इस तरीके से USG में हम क्या देखेंगे, इस तरीके से MCA डॉपलर देखेंगे। हाँ, USG डॉपलर करते हैं तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसके अलावा क्या होता है इस तरीके से मिडिल सेरेब्रल पीक सिस्टोल वॉल्यूम ऐसे करते हैं। MCA BSV जो होता है ना, काफ़ी बार देता है, उसमें भी बताया था मैंने शायद ट्विन प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो हम चेक करते हैं। इसमें क्या यदि वैल्यू 155 MOM से ज़्यादा आ रही है, हाँ, तो इस तरीके से क्या डेवलप हो चुका है हकीकत में, वो इस तरीके से अच्छा खासा हीमोलाइसिस डेवलप हो चुका है। जो बताता है इस तरीके से मैं बताता है एनीमिया पॉलीसीथीमिया वाले केस में कराता है ना, ये चेक करते हैं। तो इस तरीके से उसमें अच्छा खासा हीमोलाइसिस है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि तरीके से प्रॉपर इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि तरह जो बीमारी थी मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, हालांकि जो डिजीज थी वो हो चुकी है मदर को, जो बच्चे को जो होनी थी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि डिजीज डेवलप हुई, तो यदि डिजीज डेवलप हो चुकी है तो हम बात कह कुछ भी डिस्चार्ज वगैरह कैसे, तो 34 वीक के बाद होते ही उसकी डिलीवरी करा देंगे। यदि 34 वीक का बच्चा हो गया है तो हम उसकी डिलीवरी करा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि नहीं हुआ है तब हमें दिक्कत आती, तो फिर क्या करेंगे, हम कार्डोसेंट्रिक्स करते हैं। कार्डोसेंट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हम यूटेराइन आर्टरी सैंपल लेते हैं इस तरीके से, यानी कि तरीके से फीटल ब्लड का सैंपल लेंगे। तो यदि फीटल ब्लड के सैंपल में क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 जो होता है उससे 10 से कम है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इंट्रा यूट्राइन इंजेक्ट करेंगे। किसका, इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा ब्लड का, क्योंकि हिमोलाइसिस होने से क्या होता है, इस तरीके से ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके लिए हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। हालांकि तब तक क्या कि कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जैसे स्प्लीनोमेगेली वगैरह डेवलप हो ही चुकी होगी, तो साफ भी तो करना पड़ेगा, हिमोलाइसिस है, स्प्लीनोमेगेली वगैरह डेवलप हो ही पड़ी। लेकिन हमें अवॉइड करना है वो है इंट्रा यूट्राइन डेथ को। इस केस में हम न्यूनेटल हीमो हाइड्रोस फिटालिस जो होते हैं, न्यूनेटल जो होता है हमारा न्यूनेटल बिलिरुबिनेमिया, न्यूनेटल जॉन्डिस जिसे कहते हैं, वो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्प्लीनोमेगेली को भी अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि तरीके से डिजीज डेवलप हो गए। लेकिन हमें जो अवॉइड करने है वो इंट्रायूट्राइन डेथ को अवॉइड करनी है। मान लीजिए हाइपोक्सिया होगा सीवियर लेवल का, तो हमें इस तरीके से
उसको यदि मान लीजिए हाइपोक्सिया हो गया इस तरीके से उसको सीवियर लेवल का, तो फिर उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाएगी, तो उससे हम काम नहीं चलेगा। तो कार्डोसेंटिक इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, और हमें इस तरीके से 2 to 3 वीक्स पे रेगुलर लेवल पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोफाइलिसिस के नाम पे जो एसिड जो पहला और दूसरा बताया था उसमें हमें इस तरीके से हर 4 वीक पे करते हैं, लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें इस तरीके से टाइटर ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोफाइलिसिस वाली जो एमसी वाली टेस्टिंग होती है वो 2 वीक्स के अंदर ही अंदर कर देते हैं बार बार। तो ये तो कार्डोसेंटेसिस करें तो हम क्या एमओएम का लेवल भी चेक करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा बार बार। ये तो इस तरीके से ये, और जब हम कार्डोसेंटेसिस पे आ गए और उसके बाद हमने क्या किया, हीमोग्लोबिन लेवल देखा, यदि वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इस से इनमें ट्रांसफ्यूजन किया, और उसको भी हम रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे इस तरीके से 2 to 3 वीक्स के अंतराल पे चेक करेंगे। यानी एमओएम का याद रखना 1 to 2 वीक्स पे, और उसका हम एक तरीके से चेक करते हैं, तरीके से 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर चेक करते रहते हैं बार बार। तो इस तरीके से उसको खींचना है, कम से कम 35 वीक तक तो खींचो उसको इस तरीके से, और फिर डिलीवरी करा दो। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कॉर्ड क्रम्पलिंग के बारे में पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके से ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमको अर्ली कॉर्ड क्रम्पिंग ही करनी पड़ेंगी। हाँ, ये है कि ये डिक्रीज एंटीबॉडी कर देता है, एंटीबॉडी, लेकिन ये क्या है एक तरीके से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी बढ़ाता है। इसमें ब्लड ज़्यादा जाता है, जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो हकीकत में वो प्रिवेंट करेगा ना इस तरीके से जो आयरन लेवल का स्टोर है उसको बढ़ाएगा। तो एक तरीके से जब ब्लड की मात्रा कमी हुई है हकीकत में इस तरीके से उस प्रक्रिया में उसको भी तो बढ़ाएगा ना। इसलिए कारण क्या है कि डिलेड कॉर्ड क्रम्पिंग करी ही जाती है हकीकत में। पहला इंडिकेशन था, अब इस इंडिकेशन को हटा दिया है हकीकत में। अर्ली कॉर्ड क्रम्पिंग नहीं, डिलेड कॉर्ड क्रम्पिंग ही करते हैं इस कंडीशन में भी। ठीक है।